हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के लिए ये हमारा टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट नंबर 17 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। साथ ही जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। अब ये जो इवेंट है, ये जो घटनाएं हैं, अगर आपको इनके ड्यूरेशन के बारे में पता है, आपको ये पता है कि ये कब घटित हुई थी, तो उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प नीति की, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था। अब लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहा था वो 1848 से 56 के बीच में रहा था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ये जो हड़प नीति थी इसका शिकार सबसे पहले कौन सी रियासत हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका 1905 में, करजन ने करा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें स्थाई बंदोबस्त की, तो स्थाई बंदोबस्त ये आपका किसके द्वारा करवाया गया था? स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये जो इनका टाइम रहा था वो क्या था? 1793 का। इसके बाद सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेलेजली, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 1798 से 1805 ये इनका ड्यूरेशन रहा था। अब यहाँ पर आप इजीली बता पाएंगे कि भैया जो सबसे बाद में हुआ वो क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी इसका शिकार कौन सी रियासत सबसे पहले हुई, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा ये बताइएगा कि जो ये बंगाल का विभाजन है, चलिए लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये हुआ 1905 में, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ जो कि आपका बंगाल के विभाजन से ही रिलेटेड था, या फिर हम कहें कि बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया, किसके ड्यूरेशन में किया गया, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग जो भी आंसर्स करेंगे कमेंट सेक्शन में, कहीं गूगल सर्च मत करिएगा। जो कुछ आपके दिमाग में है सिर्फ उसको खंगालिए। मतलब आपको रिकॉल करना जो आपका एक प्रोसेस है, जितना अच्छा आप यहाँ पर चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे ना, उतना ही आपको ये बेनिफिट देंगी। चलिए, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। अब ये बताना है आपको, ये पूरा जो यहाँ पर हमने बताया जिनके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, आपके ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं और बाल गंगाधर तिलक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया एक ही स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पर बता देगा कि महात्मा गांधी ने किनको अपना गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कुछ एक बातें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 यानी कि 1866। कहाँ पर हुआ? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, एक ब्राह्मण परिवार में। 1884 1884 में बीए पास करने के बाद ये जो थे रानाडे द्वारा जो स्थापित किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या है आपका? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। किसने इसको स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किसने किया था? जो रानाडे थे। ठीक है, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो जब ये अपना बीए पास करने के बाद, मतलब 18 साल के ये हो चुके थे, इन्हें बीए पास कर लिया था, उसके बाद 1884 में इससे ये अटैच हो गए थे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से। ठीक है, 20 वर्ष की आयु की बात करें तो 20 वर्ष की आयु तक इस सभा की सेवा जो है भिन्न भिन्न रूपों में इन्होंने करी, और मतलब विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक थे या फिर फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया, फिर प्रिंसिपल के रूप में भी ये काम करते रहे। तो काफ़ी कुछ इन्होंने करा। 1902 की अगर हम बात करें, 1902 में बम्बई में संविधान परिषद के लिए और बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी ये चुने गए। सो इनके बारे में ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शंस आपके हैं ढाका, कराची, अलीगढ़ और लखनऊ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, कराची। ठीक है, कराची में हुआ था मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था 1907 में। अब यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये भैया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहाँ पर हुई थी ये बताइएगा और कब हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर जान लो, 1908 में जो इसका सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, 1907 वाला कराची में हुआ था और 1908 वाला कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, 1905, 1909, 1911 या फिर 1920। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, 1909, 1909। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। अब ये ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है या फिर ये कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, कच्छ की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें इंडिया में तो अभी तक टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं या फिर हम बोले तो जैव मंडल आरक्षित स्थान हैं। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चुके हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, पेरियार गेम अभ्यारण्य ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अब ये शेरों के लिए है, चित्तीदार हिरणों के लिए है, बाघों के लिए है या फिर जंगली हाथियों के लिए है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जंगली हाथी। अच्छा, पेरियार जैसे ही आप इसको आपके दिमाग में आया होगा, नाम आपने सुना तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये कहाँ की हम बात करें, केरल राज्य में ये स्थित है ये अभ्यारण्य। ठीक है, और जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, 25 जुलाई को, 24 जुलाई को या फिर 20 जुलाई को। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, 29 जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जब यहाँ पर बात चली है टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब का है, यानी कि उसको कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बताइएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लॉन्च करा गया सरकार के द्वारा, ये दोनों कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा की नियत करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपसे पूछे मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, निर्वाचित सरकार या फिर शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ पर क्या आपसे एग्जैक्टली पूछा गया है कि एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कौन करता है। तो देखिए यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो बटी हुई हों, ऐसा ना हो किसी एक ही के पास में सारी शक्तियां हों, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर एज अ डिक्टेटर काम करने लगेगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की सुरक्षा की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त जो है वो राज्यों के लिए है। दूसरा, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है, यानी कि जो डीपीएसपी है वो संविधान का अंश नहीं है और जो मौलिक अधिकार है वो संविधान का अंश है। तीसरा स्टेटमेंट है, निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डीपीएसपी के रिलेशन में, तो ये यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रवर्तनीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं भारतीय नागरिक के जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उससे रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है।
और आपसे पूछा गया कि कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो कुछ एक पॉइंट है जो आप ज़रूर इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पार्ट 4A में आर्टिकल एक अटैच करा गया 51A, और इसमें ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सब दिया हुआ है कि मतलब भारत के नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए, मतलब जो उनके कर्तव्य हैं बेसिक, ठीक है, वो उसके अंदर गिवन है। अब ये कब ऐड करे गए और कौन सी समिति की अनुशंसा पर ये किया गया, तो आपको नाम याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। इसकी अनुशंसा पर 1976 यानी कि जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था, उसके थ्रू इनको संविधान में जोड़ा गया। अच्छा देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक चीज़ बोली गई है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल देंगे। तो इनको प्रवर्तित करने की कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, कि ना तो पहला स्टेटमेंट ना ही दूसरा स्टेटमेंट, दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। अब ये भारत का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, या फिर ये राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा भैया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम किसी भी गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक होने का मतलब क्या है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और सारे साथी जिनको नहीं पता है वो भी यहाँ पर जान पाएंगे। अगर आप लोग नहीं बताएंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या उसके आंसर्स होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। अब ये बिहार है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, या फिर असम। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? वो आएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है ये सबसे ज़्यादा रेशम, कच्चा रेशम जो है वो उसका प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या फिर बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 84 में, 87 में, या फिर 2002 में। तो सही आंसर क्या आएगा? 1984, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तंबाकू, गेहूं, सन, या फिर चाय। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? चाय। चाय एक ऐसी नकदी फसल है जिससे सबसे ज़्यादा फॉरेन जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाता है। हम कहें कि विदेशी मुद्रा निर्यात जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू आदि की कृषि की जाती है? अब ये कर्नाटक है, मेघालय है, महाराष्ट्र, या फिर गोवा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? कर्नाटक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों का, या फिर जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जीवित और मृत दोनों तरीके के जानवरों का। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बायोलॉजी, ठीक है, इसके जो जनक थे, मतलब ये जो पूरे इसके ऊपर रिसर्च करी गई या फिर इसके बारे में बताया गया, तो फादर कौन है इसके, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन या फिर हम कहें आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी, अनुपस्थित थी? अब वो कौन सी है? मीथेन, ऑक्सीजन, अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल थी, CH4 यानी कि मीथेन थी, NH3 यानी कि अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये सारी गैसेस अवेलेबल थी, बट उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी। बिल्कुल स्टार्टिंग की पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और
प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे और पहचाने हुए जीवों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? अब ये कवक हैं, पादप हैं, कीट हैं या फिर जीवाणु हैं? तो बिल्कुल सही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पर हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कीटों की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। अब ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, या फिर ये पेरोक्सीसोम में, किस में ये बदलती है? ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वाला जो टेस्ट था यहीं पर एंड हो रहा है। कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर खुद से कर पाए थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसा आपको ये वीडियो लगा ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा है लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी से इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।